दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी गठबंधन की अहम बैठक हुई है, जिसमें आगामी संसद के विशेष सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन को लेकर विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। नेताओं ने आरोप लगाया कि परिसीमन का कदम देश की लोकतांत्रिक और संघीय व्यवस्था पर असर डाल सकता है। बैठक में आगामी सत्र के लिए संयुक्त विपक्षी रणनीति तैयार करने पर सहमति बनी, ताकि सदन में मजबूत तरीके से मुद्दे उठाए जा सके। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अपराजिता फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गई हैं। अपराजिता, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक हुई है। कौन कौन सी पार्टी के नेता इस बैठक में मौजूद रहे और क्या कुछ रणनीति विपक्ष बनाता हुआ नजर आ रहा है संसद के विशेष सत्र को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें सोहन की आज मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक की बहुत बड़ी बैठक हुई है और इसमें इंडिया ब्लॉक के कई तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, कपिल सिब्बल, संजय राउत समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे जो इंडिया ब्लॉक के जाने माने नेता हैं। और बैठक का सबसे बड़ा अगर एजेंडा था तो वो था नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से एक नियम लाया गया है 33% महिलाओं को आरक्षण देने का, जिस पर विपक्ष लगातार अपनी आवाज जो है वो बुलंद करता हुआ नजर आ रहा है। और उनको साफ तौर पे ये कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासी जुमला है सत्ता पक्ष की तरफ से। और असल में जो बीजेपी की सरकार है, यानी कि जो सत्ता पक्ष है, उनका महिलाओं को सशक्त करने का कोई मोटिव नहीं है और ये सिर्फ सियासत को लेकर के हो रहा है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष जो है बिल को ऐतिहासिक बता रही है, ऐतिहासिक कदम बता रही है और इस सरकार का साफ तौर से कहना है कि महिलाओं को बराबरी देने की दिशा में ये बड़ा फैसला है। लेकिन विपक्ष जो है इसकी पूरी तरीके से खंडन कर रहा है। और ये जो है 10 आजादी मार्ग पर मल्लिकार्जुन खड़गे का जो आवास है, वहां पर 3 बजे बुलाई गई बैठक थी, जिसमें खासकर सारे बड़े नेताओं की मौजूदगी थी। और इसमें आप देखेंगे कि जो लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का प्रावधान लाया गया है, उसको लेकर के 3 अहम मुद्दे उठाए गए हैं। और ऐसा सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये जो अधिनियम लाने की बातें की गई है उसमें बार बार कहा जा रहा है कि जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। और सियासत यहीं से गरमाई है क्योंकि सत्ता पक्ष इस बिल को ऐतिहासिक कदम बता रहा है महिलाओं को बराबरी देने की, और विपक्ष इस पर सवाल खड़ा करते हुए साफ तौर पे कह रहा है कि इस बिल को तुरंत लागू किया जाए। और आरोप भी लगाया कि जनगणना और परिसीमन का बहाना देकर देरी किया जा रहा है। तो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो इस पर साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि उनकी पहली मांग है कि महिला आरक्षण को तुरंत लागू किया जाए। दूसरा, ओबीसी महिलाओं के लिए अलग कोटा और तीसरा, संसद में सरकार को किस तरह घेरा जाए, इस पर जो है बैठक पूरी तरीके से की गई है। और इसे मुद्दे को चुनावी एंगल भी देने की कोशिश की गई है, क्योंकि बार बार विपक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम समर्थन कर रहे हैं लेकिन हम पर थोपा जा रहा है। और ये जो क्रेडिट लेने की बात है, महिलाओं को आरक्षण देने की जो बातें की जा रही है, कांग्रेस इसका पूरा श्रेय खुद लेना चाह रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस लाई थी तो उसने अभी तक लागू क्यों नहीं किया। यानी महिलाओं को भागीदारी देने की जो बातें करती है कांग्रेस, वो उस पर कभी भी कर नहीं पाई। और कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष जो है वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला जो है महिलाओं को आरक्षण देकर, यानी कि कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती हुई नजर आ रही है, पूरा विपक्ष आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है कि महिला आरक्षण को ढाल बनाया जा रहा है, असली मकसद जो है परिसीमन करना सरकार का है। आपसे ये भी समझना चाहूंगा, क्या दक्षिण भारत से कोई पार्टी इंडिया गठबंधन की इस मीटिंग में शामिल हुई थी? और अगर शामिल हुई थी तो दक्षिण भारत के राज्यों में परिसीमन को लेकर के वहां के जो प्रतिनिधि हैं, इंडिया ब्लॉक में जो भी पार्टियां शामिल हैं, उनकी क्या चिंताएं हैं? बिल्कुल, देखिए सोहन, जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक की बात है तो लगातार हम देखते हैं कि चुनाव के टाइम पर इनके अंदर पूरी फूट सी नजर आती है जो जनता को कहीं ना कहीं जो है ध्यान भटकाने का काम करती है। और जिस तरीके से आज इंडिया ब्लॉक की बैठक बुलाई गई थी तो उसमें कई तमाम बड़े नेता जो मौजूद थे, आपके पास टी आर बालू के साथ साथ एटी मोहम्मद, बशीर, नासिर हुसैन, फिर उसके अलावा मनोज झा, केसी वेणुगोपाल, कई तमाम बड़े नेता थे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, जैसा मैंने आपको बताया। तो एक तरफ ये एक झूठा दिखाने का भी जो है काम है, जो कि आप देखते हैं चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक हमेशा दिखाती है, लेकिन चुनाव के टाइम पे इनके अंदर आपको फूट पड़ता हुआ नजर आता है जो कहीं ना कहीं इनके हारने की वजह बनती है। तो
तो कुल मिलाकर इस बैठक के जरिए अपनी 3 मांगों को लेकर के फिलहाल जो है सूत्रों की जानकारी, यानी कुल मिलाकर देखा जाए अपराजिता तो महिला आरक्षण बिल को लेकर के आर पार के मूड में विपक्ष नजर आ रहा है। विपक्ष साफ तौर पर यह कहता हुआ नजर आ रहा है कि महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं है, विरोध सरकार की मंशा का है, सरकार की नीयत का है। अपराजिता आप लगातार नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बिहार को आखिरकार नया मुख्यमंत्री मिल गया है। सम्राट चौधरी ने बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। आपको बता दें कि लंबे समय तक सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद उनको यह मौका मिला। सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री हैं। राज्य में पहली बार बीजेपी का कोई नेता इस पद तक पहुंच पाया है। सम्राट के साथ साथ राज्य को 2 नए डिप्टी सीएम भी मिले हैं। जेडीयू के विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। सीएम पद की शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। बिहार के राज्यपाल ने लोक भवन में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में और विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को मंत्री परिषद के सदस्यों के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनीश पाठक फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनीश, अब देखिए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री तो बन गए हैं बिहार के, लेकिन उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां रहने वाली हैं? क्योंकि अगर नीतीश कुमार के कार्यकाल को देखा जाए तो जो काम नीतीश कुमार ने किया है बिहार के लिए, जो लकीर नीतीश कुमार ने खींची है, उसकी बराबरी करना भी उनके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। देखिए सोहन जी, ये तो बात स्पष्ट है कि बिहार के नए मुख्यमंत्री मिले हुए हैं जो सम्राट चौधरी बने हुए हैं। बीजेपी की तरफ से है 2005 से लेकर के और 2026 तक जो थे वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा। नीतीश कुमार ने बेहतर ढंग से और बेहतर तरीके से बिहार को आगे बढ़ाया और कार्य भी किए। उन्होंने महिलाओं के प्रति काफी रुझान होता था और महिलाओं के कैसे आगे बढ़ी महिलाएं बिहार की और बिहार की बिटिया कैसे आगे बढ़े, इस पर उनका काफी जोर हुआ करता था। लेकिन अब जो है वो बिहार को नए मुख्यमंत्री मिले हुए हैं, वो भी बीजेपी के वोटे से सम्राट चौधरी जी। अब देखने वाली बात है कि सम्राट चौधरी जो है वो कितना कार्य कर रहे हैं। हालांकि टीएम नीतीश कुमार जितनी लकीरें खींच गए हैं, जितना बड़ा उनका लाइन है, जितनी वो कार्य कर चुके हैं, उनसे ज्यादा कहीं ना कहीं काम जो है वो बीजेपी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा तभी जाकर के वो जनता के दिलों में वास करेंगे और जनता के दिलों में रहेंगे, तभी बिहार की जनता जो है वो फिर से इनको मुख्यमंत्री देखना पसंद करेगी। क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विकास पुरुष भी कहा जाता था, तो उनके कार्यों के बदौलत उन्हें विकास पुरुष कहा जाता था। जितना उनके द्वारा विकास किया गया है बिहार में, चाहे वो यही बीजेपी के नेताओं के द्वारा भी कही जाती थी पहले कि जो पहले जंगल राज हुआ करता था, जंगल राज से बिहार को बाहर निकालने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। तो अब जो है वो जंगल राज से बिहार बाहर निकल गया है, तो अब बिहार को जितना विकास नीतीश कुमार के द्वारा किया गया उससे कई गुना आगे जो है वो सम्राट चौधरी को करना पड़ेगा। फिलहाल सम्राट चौधरी जो है वो शपथ ग्रहण किए, साथ में उनके डिप्टी सीएम के तौर पर जदयू से जो विजय चौधरी है वो उन्होंने भी शपथ ग्रहण अपना किया उप मुख्यमंत्री के तौर पर। वहीं विजेंद्र कुमार जो यहाँ के मंत्री रह चुके, वर्तमान में वित्त मंत्री थे नीतीश कुमार के कैबिनेट में, लेकिन अब जो है वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। तो 2 डिप्टी सीएम जो है, 2 उप मुख्यमंत्री बिहार को मिले जदयू से और मुख्यमंत्री जो मिले वो बीजेपी से मिले। तो अब जो है वो तालमेल भी बेहतर होनी चाहिए, तालमेल दोनों लोगों की बेहतर होनी चाहिए और बेहतर तरीके से जो है वो बिहार को आगे बढ़ाएंगे, कार्य करेंगे, तब जाकर के बिहार वासियों के लिए काफी गर्व की बात होगी। लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही बिहार छोड़े, बिहार से उन्होंने इस्तीफा दिया सीएम पद से, उसके बाद जो है वो नए सीएम बने सम्राट चौधरी। आज सम्राट चौधरी सीएम ऑफिस भी पहुंच करके तमाम जो अधिकारी थे, आयुष अधिकारी या तमाम जो संबंधित विभागों के अधिकारी थे, उनसे बैठ करके चर्चाएं भी की और मीटिंग भी की। यानी कुल मिलाकर अनीश अब देखा जाए तो सम्राट चौधरी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। देखना दिलचस्प होगा वो किस तरह से नीतीश कुमार जो लेगेसी छोड़ करके गए हैं उसे आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनीश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।